तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके लिए लिया है फिर से एक नया वीडियो जो क्लास 12th का है स्टूडेंट्स। क्लास 12th जिसका हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की निदान कसौटी फिलहाल जो गुजरात बोर्ड ने दी उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो उसका हम विभाग ए करने जा रहे हैं। तो मेरे पास उसके पीडीएफ की प्रिंट मैंने निकलवा के रखी है, ठीक है। आपके पास भी होगी, स्कूल से मिल गई होगी जहाँ से, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लेके आए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक एक करके हम उसके सॉल्यूशन करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में नोटबुक में या बुक में लिखते रहिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हो। उससे पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। रसायन विज्ञान के, बायोलॉजी के भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे से आगे भगाते रहे इसको, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखोगे, उसमें लिखा है दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर खाली जगह कोटि का होता है। कितने कोटि का होता है? तो उसमें आंसर पहला जो है उसमें आंसर बी है। क्या है आंसर? बी है। वो होता है 10⁻⁻16 मीटर, ठीक है। ये हमारे पहले का आंसर है। अच्छा, दूसरे में क्या दिया है? दूसरे में भी निम्न में से दिए गए मूल बलों में से खाली जगह सबसे प्रबल है और खाली जगह सबसे दुर्बल है। डैश प्रबल और डैश दुर्बल। तो प्रबल बल कौन सा और दुर्बल कौन सा है? तो खाली जगह प्रबल और खाली जगह दुर्बल बल, ठीक है। अच्छा, प्रबल बल कौन सा है, दुर्बल बल कौन सा, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा सी स्टूडेंट्स। क्या रहेगा? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकीय प्रबल बल है सबसे, ठीक है। और दुर्बल कौन सा है? वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इधर निर्बल बल लगा देंगे, यानी आप ऑप्शन में कुछ लोग बी भी लगा सकते हैं, कुछ लोग ऐसा बी आंसर टिक कर लेंगे, लेकिन वो गलत चला जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे सी है, क्योंकि सबसे कमजोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण का होता है। तो कोई बी ना लगा हुआ, इसका ध्यान रहना सबको, ठीक है। अच्छा, अब उसमें तीसरा हम देखेंगे, तो थर्ड नंबर का है, वो क्या है? तो निम्न में से कौन सी जोड़ी की विमाएं समान नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो टॉर्क और ऊर्जा की समान है, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक भी समान होती है, प्रत्यास्थता गुणांक और दाब की भी समान होती है, और बल आवेग की समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बल की जो विमा होती है, बल बराबर होता है m1 L1 T-2 होता है, और बल आवेग की क्या होती है स्टूडेंट्स? बल आवेग बराबर होता है m1 L1 T-2, उसके गुणे में होता है T1, ठीक है। क्या होता है? T1, यानी T1 का आगे सॉल्यूशन होता है, तो m1 L1 T-1 हो जाता है, ठीक है। तो इनकी जो दोनों की जो विमा है वो क्या है? समान नहीं है। तो तीसरे का आंसर हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स? बी। कौन सा आएगा? तीसरे का आंसर बी आएगा, ठीक है। तो लिख लिया साथ में आप लोगों ने, फटाफट मिटा दो इनको मैं, ठीक है। चलो आगे वाले देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों को, जिनको खास ज़रूरत है इन सब सवालों की, जो बच्चों को जल्दी नहीं मिलते हैं सॉल्यूशन पे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए ये वीडियो है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर चौथा जो दिया है वो क्या है? उसमें आपको दिए त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर दिए, और क्या बोला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल खाली जगह mm² होएगा, ठीक है। त्रिज्या दिए 3 सेंटीमीटर में, उसका हमको क्या निकालना? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। हैंडराइटिंग गंदी है, थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल खाली जगह बराबर लिखा mm², यानी मिलीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे अपने को निकालना है। भले आर में यानी सेंटीमीटर में वैल्यू दिए, पर हमको किस में चाहिए? mm² यानी मिलीमीटर का स्क्वायर। तो इसका जो गोला है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या दिया जाएगा? 4πr², ठीक है। 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर दिया, कितना? 3। तो इधर 3 का स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा? 4 × 3.14 × 3 × 3। इन सब का आप गुणा करोगे तो आंसर स्टूडेंट्स कितना आएगा? 113.04 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमको यहाँ पे आंसर किस में चाहिए? मिलीमीटर स्क्वायर में चाहिए। किस में चाहिए? मिलीमीटर स्क्वायर में। तो अब हम लोग को ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 मिलीमीटर। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो ये
13.04 है, ये सेंटीमीटर का यहाँ पे स्क्वायर है। अच्छा, अगर ये सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो मिलीमीटर का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या होएगा, 100 होएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलीमीटर का स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 100 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर। ठीक है, अच्छा, अब आगे इसका गुणा होगा तो क्या होएगा, ये 100 है, यानी इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर साइड। इसका सॉल्यूशन आगे मैं ऊपर कर रहा हूँ, शायद वीडियो में नीचे वाली स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, इसके लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो क्या करेंगे कि ये बराबर में इसके नीचे आपको लिखना है, ठीक है ना, 113.04 इंटू 10⁻², मिलीमीटर का स्क्वायर। 10 की घात 2 लिखा क्योंकि यहाँ पे 100 है। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट को आगे ले आएंगे, 1.1304 गुणे 10 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो था ही पहले से, गुणे में 10 की घात 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हुआ, क्योंकि पॉइंट आ गया है, इसके लिए 1.1304 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। आंसर में खाली जगह में क्या लिखोगे, 1.1304 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर है। ओके, चलो मिटा दो। ठीक है, मिटा दो, फटाफट लिख लीजिए साथ साथ में, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट फाड़ लीजिए, और स्क्रीनशॉट फाड़ने में भी तकलीफ हो गई हो तो वापस वीडियो रिप्ले कीजिए, पीछे जाइए, स्टॉप कीजिए और स्क्रीनशॉट फाड़ के उसमें से लिख लो। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देखो पढ़िए क्या दिया है। एक गेंद को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, तो गेंद द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई कितनी होती है। मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गेंद है, उसको ऐसे ऊपर की ओर, ये हमारा क्षितिज है, ये दिशा कौन सी होगी, क्षितिज। ठीक है, और ऊपर की ओर कोई बॉल फेंक रहे हैं, उसकी स्पीड क्या है, वे बराबर क्या है स्टूडेंट्स, 50 मीटर पर सेकेंड दी। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि वेग द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई, यानी अधिकतम कितनी ऊंचाई पर ये गेंद पहुंचेगी यहाँ से जो फेंक रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये दिशा और ये क्षितिज के बीच में कोण कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का। कौन सा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर। अच्छा, तो जब महत्तम ऊंचाई का जब फॉर्मूला स्टूडेंट्स पूछा जाए महत्तम ऊंचाई का, तो हमारा लग जाता है HM बराबर V0 साइन थीटा का स्क्वायर अपन में क्या दिया है 2g। अच्छा, वेग कितना है, शुरुआती वेग यानी v0 दिया है कितना, 50 मीटर पर सेकंड, इसकी जगह हम 50 लिख देंगे। अच्छा, साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 90 करेंगे बराबर, इसका स्क्वायर बट्टे में 2g आ जाएगा। ठीक है, तो 50 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि साइन 90 बराबर होता है 1, कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, जो हमने 10वीं में सीखा था। ठीक है, अच्छा, तो इसकी जगह हम 1 रखेंगे, 50 × 1 का पूरे का इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बट्टे में 2। जी की वैल्यू कितनी बोली है, क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको दी है जी की वैल्यू 9.8, कितनी दी है, 9.8। अच्छा, बराबर में इसको सॉल्व करेंगे तो 50 का वर्ग, 50 × 50 बट्टे में 2 × 9.8। अच्छा, ये पूरे का सॉल्यूशन करोगे तो कितना आंसर आएगा, 127.55 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, इतनी ऊंचाई तक गेंद अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लिख लिया होगा तो मिटा दो इसको। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगले हम बायोलॉजी के लिए क्या करेंगे, बायोलॉजी के लिए लगभग कुछ ही घंटों के अंदर अंदर हम लाइव आएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब किया चैनल तो ही मिलेगी, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया उनको नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो सबको पता रहता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो बायोलॉजी के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अच्छा, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। वो क्या है क्वेश्चन, 6 नंबर का बोला है कि इन्हें 2 सदिशों का परिणामी मान किसी एक सदिश के मान के बराबर हो तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। जैसे 2 सदिश है, मैंने एक ये बना दिया, एक ये वाला सदिश और एक ये वाला। ठीक है ना, ये अपने सदिश ए बोला है और ये सदिश मैंने बी बोला है, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो इसके मान के बराबर होना चाहिए। मतलब जो परिणामी रिजल्टेंट आ रहे हैं तो इन दोनों के मान के बराबर। अगर जैसे मैं इसका भी 5 लूँ और इसका भी 5 मीटर लूँ, अगर दूरी में हम ले रहे 5 मीटर तो इसका भी 5 मीटर आना चाहिए। ठीक है, तो इतना अगर आता है तो परिणामी सदिश और दोनों के बीच में थीटा कितना होएगा। ठीक है, बोला है कि दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होएगा, 90 अंश। क्यों 90 अंश होएगा,
क्योंकि जब यहाँ पे परिणामी सदिश, ये परिणामी सदिश इन दोनों के मान के बराबर चाहिए। यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी 5 लाना है। अगर ये 5 लाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो कोण होएगा वो कैसा होएगा, 90 डिग्री का, और इधर होएगा 45 डिग्री का, बराबर। तो हमको दोनों के बीच का चाहिए जो कितना होएगा, 90 अंश। कितना होएगा, 90 अंश, ठीक है। अच्छा, ये वाला हमारा कौन सा क्वेश्चन था, VI यानी 6 नंबर का, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है, स्थिर लिफ्ट में लटकाए गए किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T है। अब यदि लिफ्ट ऊपर की ओर G/3 गति से त्वरण से गति करती हो तो सरल लोलक का नया आवर्तकाल क्या होगा, यानी नया आवर्तकाल हमको ढूंढना है। क्या होएगा, तो इसको मैं मिटा दूँ तो हमारे क्या जगह मिल ही रहे दूसरे सवाल, क्योंकि दूसरा सवाल अगला वाला थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला VII, हाँ, सातवें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल हमारा जनरली होता है T बराबर 2π रूट में L/G, ठीक है। तो हमको एक नया आवर्तकाल, क्या नया आवर्तकाल हम अगर ले रहे हैं, नया आवर्तकाल इसको हम क्या लेंगे, T' ले लेंगे। उसमें ऐसा बोला है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, जो इसका जो त्वरण है, इसका 1/3 भाग हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/3 भाग हो जाता है। यानी इधर जब हम G की वैल्यू रखेंगे 2 की जगह 2π, लंबाई तो उतनी है, लेकिन यहाँ पे जो G बोला है वो बट्टे में 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, G के बट्टे में 3। जो नवा G जो रखेंगे, G' बराबर तो G/3 रखेंगे। तो ये G' की जगह मैं क्या रखूँगा, डायरेक्ट G/3, ठीक है। इतना चलो पहले G' ही रख लेते, G', ठीक है, क्योंकि लंबाई तो वही है, वही रखा। जो चीज़ चेंज हुई है उसको हमने डैश में बताया। देखो, नया आवर्तकाल T', नया G जो है वो G'। जो G' की वैल्यू सवाल में देखो दी है, G बराबर क्या दिया है, G/3 दिया है। अच्छा, आगे इसको सोल्व करेंगे तो 2π रूट में L है, G' की जगह क्या लिखेंगे, G/3। ये बट्टे में 3 है, इसके ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, 2π, अच्छा ये रूट है ना, हम क्या कर देते हैं, रूट में L/G रखा है, ये 3 है ना, इसको हम अलग लिख लेते, गुणे में √3 अलग से ले लेते, 3 को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे T' बराबर क्या हो जाएगा, अब ये वाली वैल्यू आप देखो तो ये वाले समीकरण 1 के बराबर निकलेगी। अगर मैं इसको समीकरण 1 मानता हूँ, देखो 2π है, 2π है, रूट में L/G है, रूट में L/G है, तो ये पूरे की जगह मैं ये कैपिटल T अगर रख लूँ तो यहाँ पे गुणे में क्या रह जाएगा, √3, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √3 इंटू T, ठीक है। अच्छा, इसके बराबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, T' बराबर कितना आएगा, T इंटू √3, या T' बराबर अगर √3 को कहीं आगे दिया है तो इसको इस तरह लिखेंगे। क्या हमारा ऑप्शन भी दिया है इसमें, हाँ दिया है, ए वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। सही आंसर है ए, कौन सा है, ए वाला है, बराबर। चलो अगला देखेंगे 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो मिटा दो इसको, मिटा दो। अच्छा, अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, यानी VII, ऐसा कुछ दिया है। तो बोला है 1 किलोवाट आवर बराबर खाली जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोले, खाली जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको क्या यहाँ पे भरना है। तो इसका मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख देता हूँ, 2.2469 इंटू 10⁻25, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या बोला, देखिए PDF में देखो क्या बोला 9वां क्वेश्चन, देखो सब लोग देखो। तो 9वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, देखेंगे। किसी कमानी को संपीड़ित अथवा तनित करने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है या बढ़ती है। कोई कमानी है, कमानी मतलब कोई स्प्रिंग है, जैसे मैंने ये यहाँ पे अगर मैं यूँ ये इसके वास्तविक फॉर्म में, अगर मैं इसको यूँ इतना खींच के ऐसे रखता हूँ तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। या फिर अगर हम इसको दबा देते, इस पर ऐसा दाब लगा देते हैं ना, यूँ कर देते, यानी इधर मैंने कोई दाब लगा दिया और इधर मैंने इस साइड कोई बल लगा के खींचा है, इधर मैंने इस साइड में कोई बल लगाया इधर साइड में, ठीक है। अच्छा, इसको पहले मैंने इधर खींचा या फिर दाब किया, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होएगा, बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होएगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है। क्या होएगा, बढ़ेगी, क्या होएगा, बढ़ेगी, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भौतिक राशि की इकाई RPM है और RPM का रेडियन पर सेकंड के साथ संबंध दर्शाओ, ठीक है। तो इसको मिटा दो, ठीक है। सवाल हम तेजी से करें फटाफट, ताकि अगला लेक्चर फटाफट जो है वो आपका आ सके। तो किस भौतिक राशि की इकाई RPM है, RPM किस भौतिक राशि की इकाई है स्टूडेंट्स, किस भौतिक राशि की इकाई है। तो RPM जो है वो घूर्णी गति का मात्रक है। घूर्णी गति, कौन सी गति का इकाई है, RPM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या,
रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। और ये कौन सी भौतिक राशि जो है उसका एसआई मात्रक है, ठीक है ना। तो मात्रक कौन सा, घूर्णीय गति का, कौन सा, घूर्णीय गति का मात्रक आरपीएम है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको बोला है कि आरपीएम और रेडियन पर सेकंड के साथ संबंध दर्शाना है। क्या, आरपीएम और रेडियन पर सेकंड के साथ संबंध दर्शाना है कि जो आरपीएम है और यहाँ पे रेडियन पर सेकंड है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है या संबंध क्या है वो हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो रेडियन पर सेकंड ये भी कोणीय वेग, घूर्णीय गति का है या कोणीय वेग एक ही है, ठीक है ना। ये भी उसी का ही फॉर्मूला है, ठीक है। कोणीय वेग के बराबर होता है, ठीक है। किसका, ये भी कोणीय वेग है, इसको भी कोणीय वेग, घूर्णीय गति भी बोल सकते हैं, इसको कोणीय वेग भी बोला जाता है। क्या, कोणीय वेग, दोनों एक ही, ठीक है ना। तो ये दोनों इसी के एसआई मात्रक है, सॉरी दोनों इसी के मात्रक है, किसके, घूर्णीय गति का मात्रक है। आरपीएम भी इसका मात्रक है और रेडियन पर सेकंड भी इसी का मात्रक है, रेडियन पर सेकंड। लेकिन इसमें ये है कि जो आरपीएम है वो एसआई मात्रक है, क्या, एसआई, और रेडियन पर सेकंड कैसा है, सामान्य मात्रक, कैसा है, सामान्य मात्रक है। ओके, चलो तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखो अब की बुक में देखोगे क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चन, हाँ मिल गया। चलो, तो स्मॉल जी तथा कैपिटल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होएगा, बोलिए, ठीक है। सोचो कितना होएगा, बताओ पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक्स है, यानी 11वां, ठीक है। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी, ठीक है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो कैपिटल जी है ये गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक है, सब जगह इसका यही वैल्यू रहती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। या फिर इधर -2 भी लगा सकते हैं, ठीक है, बराबर। अगर यहाँ पे बीच में साड़ी लिटी मारते हैं तो ये 2 नहीं लगाना, बराबर। चलो आगे क्या दिया है, आगे किसी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा कितनी दी है, स्थितिज ऊर्जा, इसको मिटा दो तो जगह अच्छी मिलेगी। लिख लिया, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट पढ़ते जाइए सॉल्यूशन के साथ, नहीं तो साइड में लिखते जाइए, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। XII वाला क्वेश्चन क्या है, किसी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं, किसे, U बराबर -8 × 10⁹ तो इसकी बंधन ऊर्जा क्या होगी, यानी कुल ऊर्जा के बराबर होती है जो बंधन ऊर्जा, क्या बंधन ऊर्जा चाहिए हमको, क्या चाहिए, बंधन ऊर्जा, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, टेंशन नहीं लेना, हम फटाफट कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ी गंदी आ रही है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है किसका, E का, इसके दोनों को सूत्र पता हो तो ही हम बता पाएंगे कि बंधन ऊर्जा जो होती है E वो कितनी होगी, ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्मूले क्या है, तो पहले दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो E बराबर होता है Gm1 m2 बट्टे में होता है 2r, और जो स्थितिज ऊर्जा होता है इसका सूत्र होता है -Gm1 m2 बट्टे में क्या होता है, r होएगा, क्या होएगा, बट्टे में r। अच्छा, हमको किसकी वैल्यू दी है, U की दी है, इसकी जगह पूरी वैल्यू रखी है, बराबर। यानी इतने मान की अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, किसने, इतने मान की, -12 ही रखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू की हम वैल्यू रखेंगे तो -8 × 10⁹ ठीक है। अच्छा, अब देखो इतने जगह ये वाली वैल्यू है तो क्या ऐसे से अपने को सेम फार्मूला मिल रहा है, ये वाला देखो फार्मूला मिल रहा है सेम यही वाला। तो ये वाली जो वैल्यू है 8 × 10⁹ हम यहाँ पे रख सकते हैं ई में। ई बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 10⁹ बट्टे में क्या है, 2 है, क्या है, 2, क्योंकि हमने क्या किया, हमको बंधन ऊर्जा ई चाहिए, स्थितिज ऊर्जा दी हुई है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, दी हुई है, बराबर। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे अपने सॉरी ये फॉर्मूला है और ये इसका आंसर दिया, तो फॉर्मूले की जगह आंसर है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला जो इतने इतने मैच कर रहा है, कितने इतने इतने में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी और बट्टे में 2 था, 2 रखा, तो 4 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगी, 9, ये हो जाएगी इसका जूल, बराबर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 10, 11 और 12वां, ठीक है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, या ऐसा भी तुम यहाँ पे कर सकते हो कि E बराबर -U बट्टे में 2, ये फार्मूले के साथ भी चाहिए, क्योंकि E चाहिए, U की वैल्यू रोको, बट्टे में 2 करो, ये वाले फार्मूले से भी हो जाएगा ये वाला सवाल, ठीक है। अच्छा, मिटा दूँ,
मिटा दिया, मिटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? पानी और हवा दोनों से तुलना की। देखो पानी और हवा दोनों ही बड़ी खतरनाक चीज़ है। पानी और हवा में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है? कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है? पानी और हवा दोनों में प्रत्यास्थ कौन है? दोनों में ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन है? पानी एवं हवा, इन दोनों में कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है? कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है स्टूडेंट्स? तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है वो इन दोनों में से पानी होता है। तो हमारा आंसर क्या है? पानी, क्योंकि हम जो ज़्यादा प्रत्यास्थ है उसको हम ज़्यादा दबा नहीं सकते। पानी को ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते, हवा को हम प्रेशर ज़्यादा लगा सकते हैं। जैसे सिलेंडर में गैस भरा रहता है जो हवा होती है, ठीक है, हवा के फॉर्म में रहता है लिक्विड में, बराबर। तो पानी को ज़्यादा, कुल मिला के सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन है कि कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है, तो इसका आंसर है हमारा पानी। ठीक है, आँख बंद करके आप लिख लो पानी, कोई नहीं कहेगा कि गलत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी केश नली में पानी 20 मिलीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है। अब यदि केश नली की अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या पहले की त्रिज्या की 1/3 कर दी जाए तो पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला सवाल बड़ा अच्छा है जो आपकी ये दिया है क्वेश्चन। ये जो चैप्टर क्लास 12th का है, हम जो कर रहे हो क्लास 12th का है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो लगभग सब क्लास 11th के दिए। कौन से? क्लास 11th के दिए। तो जी ये जो क्वेश्चन है, जो केश नली होती है, एक नलिका होती है। क्या होती है? केश नलिका, यानी इस तरह की कोई नलिका होती है ऐसी, ठीक है। तो ये केश नलिका होती है जो दाब मापती है, रुधिर दाब टाइप में। तो क्या होता है कि इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? H बराबर 2t cos थीटा बट्टे में R2 रो, ठीक है। अच्छा, रो की वैल्यू फिक्स होती है, पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। टी की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, cos थीटा सब फिक्स हो जाए, तो यहाँ पे सिर्फ बचता R है, जो यहाँ पे हमको ऐसा लिख सकते हैं कि H जो प्रोपोर्शनल 1/R, क्योंकि इसके बट्टे में R है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, H प्रोपोर्शनल 1/ क्या हो जाता है? R। अच्छा, लेकिन हमको क्या लेना है? यहाँ पे क्या दिया है आपको कि R1 बराबर हम ले लेते हैं R, तथा R2 बराबर क्या लेना है, ठीक है। तो R2 बराबर सवाल हम देखेंगे, देखो फिर से दिखा रहा हूँ सवाल। तो क्या बोला? केश नली की अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या पहले की त्रिज्या की 1/3 कर देती है, यानी एक जो केश नली है उसके R1 बराबर तो R है, R2 बराबर क्या? पहले की त्रिज्या की क्या है? 1/3, यानी इसके कितने हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। अच्छा, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो अगर हम H1 प्रोपोर्शनल 1/R1 करेंगे, अच्छा ये समीकरण मान लो 1 है। इसी तरह H2 प्रोपोर्शनल जो होएगा 1/R2 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों में अनुपात लेते, क्या बोला? समीकरण 1 और 2 में अनुपात लेंगे। क्या? समीकरण 1 तथा 2 में अनुपात लेने पर जब हम इनका अनुपात लेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पे देखोगे कि इनका अनुपात जो रह जाएगा वो H1 बट्टे में H2 बराबर R2 बट्टे में R1। मैंने यहाँ पे बराबर लगा दिया है, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा के बराबर भी हम लगा सकते हैं, बराबर, जब हम अनुपात ले रहे तब, ठीक है। अच्छा, तो आपको किसी एक की वैल्यू दिए, किसकी वैल्यू दिए? H1 की वैल्यू दिए। देखो H1 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? देखो फटाफट 20 मिलीमीटर, और H2 की वैल्यू हमको चाहिए। H1 बराबर कितने दिए? 20 mm, और H2 की वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए कितना? mm में वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, तो जो वैल्यू वो चलो रखते जाइए। H1 की जगह क्या है? 20। H2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। R2 की वैल्यू क्या है? R बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3, और R1 की वैल्यू क्या है? सिर्फ R रखे। अच्छा, ये 3 है, इसके भी बट्टे में आ जाएगा। अगर ये 3 यहाँ से हटाते हैं तो इसके बट्टे में आ जाता है, R से R कट गया, ठीक है। अच्छा, ये H2 इधर करो, 3 को इधर ले आओ, H2 इधर गुणे में चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 20 गुणे 3 हो जाएगा बराबर ऊपर चला जाएगा H2। 20 गुणे 3 कितना होगा स्टूडेंट्स? मैं इधर कर रहा हूँ सॉल्यूशन आगे वाला डब्बा बना के, तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 बराबर क्या हो जाएगा? H2 60 मिलीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो कितनी ऊंचाई जाएगा? 60 मिलीमीटर। देखो क्वेश्चन वही था। तो कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा जब त्रिज्या इतनी तिहाई कर दी जाए? कितनी तिहाई? R का जो पहले वैल्यू उसकी 1/3 कर दी जाए तो कितनी ऊंचाई पर चढ़ेगा? तो पहले जब त्रिज्या R थी तो ऊंचाई इतनी थी, जब त्रिज्या ये हो गई तो ऊंचाई ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, समझ में आया? बराबर। चलो तो मिटा दूं मैं इसको, फटाफट मिटा दिया। ओके, जिंदगी सवारती। चलो भाई, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी आदर्श तरल का वहन करती नली जिसके किन्हीं 2 भाग की
वृत्ताकार अनुप्रस्थों के व्यास क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर एवं 3.75 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों क्रमिक अनुप्रस्थ व्यास से प्रवाहित होने वाले तरल के वेगों का अनुपात निकालना है। मतलब एक ऐसी नली है, कैसी ऐसी नली है, मतलब एक का व्यास, अगर मैं एक का व्यास जो है ये वाला जो भाग है, यहाँ का व्यास कितना मान लो 2.5 सेंटीमीटर, क्या मान लो 2.5 सेंटीमीटर, इसको अपने ले लेते D1, ठीक है। अच्छा, अगर ये D2 बराबर व्यास यानी डायमीटर, इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, तो D2 बराबर अगर मैं ले लूँ 3.75 सेंटीमीटर, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वेग का अनुपात, तो यहाँ से जो जिस वेग से जाएगा वो और यहाँ से जिस वेग से निकलेगा उसके उनका अनुपात ज्ञात करना है। क्या निकालना है? अनुपात। क्या निकालना है? अनुपात। देखो ABCD 4 ऑप्शन दिए, तो चारों के चारों में से हम ट्राई करेंगे किस में आंसर आता है। चलो, तो कहाँ गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये वाला? क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं लगाया, तभी मैं सोचूँ। हाँ, XV यानी 15वां क्वेश्चन नंबर क्या है? 15वां स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 15वां? चलो चलो, तो 15वां क्वेश्चन जो है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे एक समीकरण आता है सातत्य समीकरण। कौन सा है? सातत्य समीकरण से क्या सातत्य समीकरण से जो होता है AV बराबर क्या होता है? नियत। AV बराबर क्या होता है? नियत। A यानी क्या होता है? क्षेत्रफल। V यानी क्या होता है? वेग। A बराबर यहाँ पे क्या है हमारा? क्षेत्रफल, और V क्या है हमारा? यहाँ पे वेग, ठीक है। AV क्या होता है? नियत, यानी अपने ऐसा लिख सकते हैं इसको A1 बराबर A1V1 बराबर क्या होता है? A2V2। ये नियत का मतलब ये होता है। A1V1 बराबर क्या हो जाएगा? A2V2। हमको अनुपात क्या चाहिए? वेग में अनुपात, यानी V1 बट्टे में V2। ये V2 को इधर ले आओ, V1 बट्टे में V2 हो जाएगा। यहाँ पे A2 तो पहले से था, ये A1 को इसके बट्टे में ले जाओ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसका आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। नीचे साथ ज़्यादा जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो V1 की वैल्यू क्या है? V2 की वैल्यू क्या है? हमको तो वो चाहिए नहीं है यहाँ पे, हमको इन दोनों का मान चाहिए, अनुपात चाहिए। A2/A1 यानी V1 बट्टे में V2 बराबर, यही वाला आगे कर रहा हूँ, A2/A1 यानी दूसरे का क्षेत्रफल बट्टे में पहले का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जो है, इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है π/4 × d का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगा कि हम D2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे A2 था, इधर होगा π/4 D1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। π/4 से π/4 कट जाएगा, D2 का स्क्वायर अपन D1 का स्क्वायर, ठीक है। D2 कितना है? 3.75 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, D1 कितना है? D1 2.5 कितना है? 2.5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अच्छा, अब हम इनको सामान्य रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी जब भाग देंगे तो इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो। आप करके देखो कितना आता है, ठीक है। करो स्क्वायर करेंगे, करो स्क्वायर, करो, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर इनको भाग दे दो। तो इनको जब इसका स्क्वायर करके भाग देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 9 बट्टे में क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 9 बट्टे में क्या हो जाता है? 4 हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या हो जाता है? 9/4। तो इसका हमारा आंसर आ जाता है 9:4, ठीक है। आपको अगर ऐसा नहीं करना तो पहले इसका स्क्वायर सॉल्यूशन करो। 3.75 गुणे 3.75 बट्टे में 2.5 गुणे में 2.5, इन दोनों का गुणा करो, फिर इन दोनों का गुणा करो, फिर इसका इससे भाग दो, तो 9/4 हमारा जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। 9:4 आ जाएगा, बराबर। चलो अगला क्वेश्चन, मिटा दूँ मैं इसको खांसी हो रही है मेरे को। चलो हाँ, चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखेंगे। तो जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है? XVI। 16वां क्वेश्चन नंबर 16वां। जब 0 से 100 डिग्री तक 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जब पानी को गर्म करते हैं तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है? इसका हमको क्या चाहिए यहाँ पे? आंसर। तो पहले क्या होएगा? घटेगा फिर बढ़ेगा। सर्वप्रथम क्या होता? आयतन जो है पहले घटेगा, बाद में क्या होएगा? बढ़ेगा। ये इसका फाइनल आंसर है, बराबर। एकदम इजी क्वेश्चन है,
ठीक है, बच्चे देख के डर जाते हैं, हाय ये कैसे होएगा। ठीक है, फिर एक्स वी डबल आई यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे, उसमें क्या बोला है कि सत्य या असत्य सेल्सियस ताप का मान फ़ारेनहाइट ताप में बदलने का सूत्र क्या दिया है। बुक में देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें सूत्र क्या दिया है, 17वें में देखो F बराबर क्या दिया है, अच्छा इधर T0 कर दिया है। चलो फिर इधर क्या किया, 5/9 T0 सेल्सियस प्लस 32। तो क्या ये सूत्र सही है कि गलत है, सही है या गलत है। तो ये सूत्र कैसा है, गलत है, क्योंकि सही सूत्र क्या होता है, TF बराबर ये 9 ऊपर होता है 5 नीचे होता है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो ये इस तरह का सवाल होता है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऊपर होता 5 नीचे होता, तो जो दिया गया कैसा होएगा, असत्य होएगा। कैसा होएगा, असत्य, क्योंकि सही कौन सा है, ये वाला परफेक्ट है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला परफेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला कैसा था, गलत था। ठीक है, फटाफट वीडियो को दूसरों को भेजो, दूसरों के भी काम में आवे। हाँ ठीक है, तो फटाफट आपको अगला वीडियो भी जल्द ही जल्द मिलेगा। ठीक है, व्यू अच्छे खासे बढ़ जाते हैं तो जल्द से जल्द मैं आपको दे दूंगा वीडियोस। ठीक है, चलो अब अगला देखेंगे, तो अगले में क्या है, अगला हाँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन खाली जगह होता है। कोई भी जो चक्रीय प्रक्रम होता है, कोई भी चक्रीय प्रक्रम, तो चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, कैसा होता है, शून्य, जीरो होएगा, जीरो। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, कैमरा कैसा सेटअप है, सही है एकदम, चलो कोई बात नहीं, मस्त चल रहा, डना डन। ठीक है, तो परिवर्तन कैसा होता है, शून्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला क्वेश्चन का नंबर क्या था, XV मतलब क्या है, 18। ये लोग रोमन क्यों दे दिया है, रोमन नहीं देना चाहिए था, लेकिन क्या कर दिया है, तब सॉल्व करते हैं, होशियार लोग हैं। आगे देखेंगे XIX ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ, इसको मिटा दिया जाए, आज मिटा के थक गया मैं। XIX क्या बोला है, PV ग्राफ में दर्शाए अनुसार आदर्श गैस चक्रीय प्रक्रम ABCDE अंतर्गत है। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, भाई कार्य जो होता है घेरे के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, किया गया कार्य बराबर क्या होएगा, किया गया कार्य बराबर घेरा गया क्षेत्रफल। तो आपको जो ड्राइंग दी है वो मैं यहाँ पे बना के देखो, आपको समझा देता हूँ। इस तरह से कुछ बनी है, यहाँ पे V लिखा है और यहाँ पे P किया है, बराबर, और यहाँ पे ऐसा डॉट 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 करके इसको ये बना दिया है, इसको यहाँ पे B बना दिया, को निशान इस साइड में, ठीक है ना, B कर दिया है, फिर लीटी सीधी ऊपर, ये C, फिर यहाँ पे ऐसे ये D। ठीक है, ऐसी कुछ इसकी जो है वो दिशा है, और यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो वैल्यू मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ आगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दी है 2P0, यहाँ पे P0, यहाँ पे V0, यहाँ पे क्या है 3V0। अच्छा, घेरा क्या क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। ये आयतन दिख रहा है, हमने क्या दिख रहा है, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका और इसका गुणा, यानी AB गुणे AC। क्या लिखेंगे, AB गुणे AC। AB की वैल्यू क्या है, यानी जिस साइड दिशा उसमें से इसको घटा दो, 3V0 में से V0 घटा दो, 3V0 माइनस V0 गुणे में AC का चाहिए, तो AC में क्या P0 माइनस 2P0, क्योंकि इधर साइड की दिशा अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे, यूँ घटा के यहाँ पे आ रहे तो यहाँ पे अंतिम में से प्रारंभिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P0 माइनस 2P0। ठीक है, अच्छा 2V0 में से V0 क्या कितना बचा, यानी 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2V0 गुणा P0 माइनस 2P0। अच्छा 1 में से 2 घटाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस P0। अब इनका गुणा होएगा, स्टूडेंट क्या होएगा, गुणा होएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2V0 और P0। अच्छा, जबकि हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही जा रहा है, ऑप्शन बी सही जा रहा है। कौन सा जा रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन बी जो है वो सही जाएगा, लेकिन इसमें क्या ऑप्शन में आपको ये आगे पीछे दिया है P0, 2P0 और V0, इन दोनों की जगह खाली चेंज कर दी हमने। ठीक है, इन दोनों के बीच में गुणा ही है, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप 2 गुणे 3 करो तो भी 6 आंसर आएगा, 3 गुणे 2 करो तो भी 6 आंसर आएगा। ठीक है,
तो टेंशन नहीं लेना। आंसर क्या है इसका? बी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? डबल एक्स करके दिया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर डबल एक्स मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। मेरी मार्कर गिर गई हमेशा की तरह, फिर आज फिर गिर गई। इसको गिरना ही रहता है, मार्कर बड़ी गिरी हुई चीज़ है। चलो तो कहाँ चले अब आगे? अच्छा, तो डबल एक्स वाला क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या बोला? 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस का 77 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गतिज ऊर्जा प्राप्त करो। क्या प्राप्त करनी है? गतिज ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो स्टूडेंट इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है E बराबर 3/2 KB इंटू टी होता है। ठीक है, क्या होता है? टी, इसमें टी क्या है? तापमान है। क्या तापमान? वो भी किसमें? केल्विन में। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें दी है। ये दूसरी मेथड से भी सवाल होता है, लेकिन मैं ये वाली मेथड से करना पसंद करता हूँ, तो ये वाली मेरे लिए अच्छी है। आप दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो टी जो है वो किस में चाहिए? यहाँ पे केल्विन है, लेकिन हमको किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में दिया। स्टूडेंट्स किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में। कितना दिया है? देखो डिग्री सेल्सियस में टी बराबर कितना दिया है? 77 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में बदलना हो, किस में? केल्विन में बदलना हो जो टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा? 273 इसमें जुड़ जाएंगे प्लस 77 डिग्री केल्विन हो जाएगा। फिर ये वैल्यू किस में आएगी? 273 को जब इसमें जोड़ेंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी? केल्विन में। तो जब जोड़ेंगे तो इनका कितना हो जाएगा? 350 केल्विन जो तापमान वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा केबी क्या है यहाँ पे? बोल्ट्जमान स्थिरांक। क्या है? बोल्ट्जमान स्थिरांक, जिसका मान होता है हमारे पास 1.38 गुणे 10 की घात -23 जूल पर कुलम, सॉरी पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, अच्छा तो अब सॉल्यूशन करते हैं आगे। 3/2 इंटू ये वाली चीज़ अलग से रखनी है, अलग ही लिख के रखनी है, सब मिक्स में नहीं करना है। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ये फार्मूले से। E बराबर 3/2 KB/T। ठीक है, तो E बराबर 3/2 गुणे KB की वैल्यू 1.38 गुणे 10 की घात -23 गुणे तापमान की वैल्यू 350। ठीक है, 350 350। इनका आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 724.5 गुणे 10 की घात -23। इनका गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, फिर 2 से भाग दे दिया। ठीक है, 10 की घात -23। पॉइंट को अगर आगे ले आएंगे तो 7.245 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? -21 जूल। ये हमारी हो जाएगी ऊर्जा 1 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, आगे वाला देखेंगे। सार्वत्रिक गैस नियतांक और एवोगैड्रो अंक का अनुपात निकालना है। सार्वत्रिक गैस नियतांक और एवोगैड्रो अंक का अनुपात निकालना है। वो क्वेश्चन नंबर हमारा है 21वां स्टूडेंट्स। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान होता है 8 बराबर होता है 8.314 जूल पर मोल और केल्विन। ठीक है, ये गैस नियतांक का मान होता है। ठीक है, और एवोगैड्रो जो अंक होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? एन बराबर क्या होता है? 6.022 गुणे 10 की घात 23। हमको इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? अनुपात। क्या निकालना है? अनुपात। तो हम डायरेक्ट यूँ ऐसा लिटी लगा लेंगे। जब दोनों में अनुपात चाहिए तो हमने लिटी लगा ली, भाग कर दो। अब जो है यहाँ पे ऐसे बराबर लगा दिया, भाग कर दो इसका इसमें, तो कितना आएगा? ऊपर 10 की घात कितना जाएगा? -23। 8.314 में 6.022 का भाग दो तो कितना आता है? कितना आएगा? 1.38। ये इनका क्या है? R/Na का अनुपात। ठीक है, R की वैल्यू है, Na की वैल्यू है, भाग दिया तो ये अनुपात हमारा निकल गया। ठीक है, इसको XXI भी बोला है। ऐसा 21वां क्वेश्चन है वैसे हमारा। ठीक है, तो मिटा दो इसको, मिठा दो मिठा दो मिठा दो मिठा दो। ओके, अगला वाला क्वेश्चन। अगला कौन सा है? सरल आवर्त दोलन करते हैं पदार्थ की प्रारंभिक कला π/4 हो तो 10 दोलन के बाद इसकी कला क्या होगी? तो 10 से गुणा करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद वाला XXI वाला क्वेश्चन है। सरल आवर्त दोलक के महत्तम त्वरण तथा महत्तम वेग का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, क्या सरल आवर्त गति जो वस्तु करती है उनका क्या चाहिए अपने को? V मैक्सिमम और A मैक्सिमम, यानी अधिकतम त्वरण जिसको अपने क्या बोलेंगे? A मैक्सिमम। ठीक है, उसका और इसका अनुपात किसका? अधिकतम
वेग, यानी इसको लिखेंगे वी मैक्स, ठीक है। इसका अनुपात अपने को यहाँ पे चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा तो ये हम बता पाएंगे, क्योंकि ए मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, ए मैक्सिमम बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और वी मैक्स का होता है वो होता है ए ओमेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास रख दो, ए मैक्स में क्या माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ए ओमेगा, ओमेगा एक ओमेगा से दूसरा ओमेगा कट गया, ए से ए कट गया, बचा माइनस ओमेगा, यानी ओमेगा हमारे लिए क्या है, ये क्या है एक तरह का, क्या है ओमेगा, ओमेगा है आवर्तकाल 2 पाई बाय टी, ओमेगा बराबर यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है 2 पाई बाय टी, घूर्णी गति, ओके बराबर। अच्छा, तो इनका जो अनुपात है ये आएगा किसका, ए त्वरण का और ए मैक्सिमम और वी मैक्सिमम, यानी अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग का अनुपात चाहिए, बराबर। हाँ, माइनस यहाँ पे नहीं लगाया, तो ये इसका आंसर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन, सारणी ए तथा बी को मिलाना है, सारणी ए तथा बी में सही जोड़े मिलाने हैं, सही जोड़े मिलाओ, ए और बी में सही जोड़े मिलाने हैं। तो पहला दिया है ए प्रकाश तरंग, क्या है ए प्रकाश तरंग, तो वो कौन सी तरंग है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है वो यांत्रिक तरंग है, और ये जो बी है वो ध्वनि तरंग, क्या ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग जो है ये भी एक तरह की यांत्रिक तरंग है, लेकिन हमारे लिए क्या होएगा, हमारे लिए यहाँ पे प्रकाश तरंगे जो है वो बिन यांत्रिक दिया है, सी वाला ऑप्शन तीसरा, इसका मैं डायरेक्ट आगे आंसर लिख रहा हूँ, तीसरा बिन यांत्रिक एवं अनुप्रस्थ, ठीक है। तो ये इसका आंसर बिन यांत्रिक और अनुप्रस्थ, ये प्रकाश तरंग है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारा क्या है, ध्वनि तरंग है, तो ध्वनि तरंग का आंसर दूसरे का आंसर दूसरे, ये बी का आंसर दूसरा है, यांत्रिक और अनुदैर्घ्य, क्या यांत्रिक एवं अनुदैर्घ्य, ठीक है। फिर सी देखेंगे क्या है, तो भूकंप तरंग है, कौन सी, भूकंप तरंग, तो जो भूकंप तरंग है वो कौन सी तरंग है, वो है हमारे लिए चौथा आंसर है इसका, यांत्रिक भी है, यांत्रिक भी हो सकती है और अनुप्रस्थ भी हो सकती है, प्लस कैसी है, अनुदैर्घ्य भी हो सकती है, तो भूकंप तरंग तीनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है सी। अच्छा, डी वाला कौन सा है, तनित डोरी पर तरंग, ठीक है। तो जो बचा है वो इसका आंसर, यानी बचा कौन सा है, पहला वाला, यांत्रिक और अनुदैर्घ्य, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का जो है वो पहला, ये हमारा था सही जोड़े मिलाना। क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट XXIV यानी 24वां क्वेश्चन, तो 24 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं, बराबर। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझा देता कि जो ध्वनि तरंग और तनित डोरी की तरंग, इन दोनों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कैसी यांत्रिक तरंगे होती है, कैसी होती है, यांत्रिक तरंगे। तो देखो यहाँ पे दे दिया यांत्रिक, और ये भी यांत्रिक है, ये अनुदैर्घ्य होती है, और हाँ एक मिनट, अनुदैर्घ्य, हाँ ये भी अनुदैर्घ्य होगी, ठीक है। लेकिन ये जो प्रकाश तरंग है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, ओके बी का। चलो और कोई प्रॉब्लम। अच्छा, आप सेक्शन बी अगले वीडियो में मैं भेज देता हूँ, फटाफट जितना जल्दी हो सके इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वीडियो दूसरा वाला भी फटाफट यहाँ से लोड हो जाएगा। और बायोलॉजी के लिए हम लाइव आएंगे लगभग कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। सब्सक्राइब कर लो तो नोटिफिकेशन मिलेगी, अन्यथा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।